हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं भारतीय संविधान पार्ट एक। भारतीय संविधान पार्ट एक हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, नो टाइम पास, ओनली क्लास। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। भारतीय संविधान पार्ट एक। भारतीय संविधान किसी देश का संविधान उस देश की शासन व्यवस्था को सुगमता पूर्वक एवं सुचारू रूप से चलाने वाले बुनियादी नियमों एवं वे नियमों का संग्रह होता है। इसे देश की आधारभूत विधि कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? देश की आधारभूत विधि कहा जा सकता है। यह राज्य के मुख्य अंगों की शक्तियों को परिभाषित करता है, उनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है और उनके पारस्परिक संबंधों तथा जनता के साथ संबंधों को विनियमित करता है। यह देश का सर्वोच्च कानून है जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों यानी नागरिकों के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों व सरकार के तथा विभिन्न राज्य सरकारों व केंद्र सरकार के मध्य आपसी संबंध निर्धारित होते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसका निर्माण भारतवासियों की एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया। तो ये भारतीय संविधान के बारे में कि यह एक आधारभूत विधि है और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान एक सर्वोच्च यानी संविधान निर्माण में हम समझेंगे कि संविधान एक सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों यानी नागरिकों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के तथा सरकार के विभिन्न अंगों और निकायों के परस्पर संबंध तय होते हैं। संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। ये एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियां इसी पर आधारित होती है। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों का तथा दायित्वों का सीमांकन करता है। यह जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन भी करता है। संविधान निर्मात्री सभा संविधान निर्मात्री सभा जनप्रतिनिधियों की वह सभा थी जिसने भारत का संविधान लिखने का कार्य संपन्न किया। भारत का संविधान लिखने का कार्य किसने संपादित किया? संविधान निर्मात्री सभा ने। तो संविधान निर्मात्री सभा क्या है? जनप्रतिनिधियों की वह सभा थी जिसने भारत का संविधान लिखने का कार्य संपन्न किया। संविधान सभा सिद्धांत का सर्वप्रथम विचार सन 1895 के स्वराज्य विधेयक में व्यक्त हुआ था।
जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। संविधान सभा सिद्धांत का सर्वप्रथम सन 1895 के स्वराज्य विधेयक में व्यक्त हुआ था, जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। वर्ष 1922 में एनी बेसेंट की पहल पर केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई, जिसमें संविधान सभा के प्रश्न पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। उल्लेखनीय है कि भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का यह प्रथम प्रयास था। तब वर्ष 1922 में एनी बेसेंट की पहल पर केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई, जिसमें संविधान सभा के प्रश्न पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने की थी। और इसका उल्लेखनीय आपको ध्यान में रखना है कि भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का यह प्रथम प्रयास था। कौन सा प्रयास था? प्रथम प्रयास था। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। मई 1928 में मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति यानी नेहरू समिति गठित की गई। इस समिति की अगस्त 1928 में प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मई 1928 में बंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति, जिसे नेहरू समिति भी कहा जाता है, गठित की गई। इस समिति की अगस्त 1928 में प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में कराची में हुई कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। तब 1931 में कराची में हुई कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने किया। रॉय वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता और क्रांतिकारी जनवाद के पैरोकार थे। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन कब किया गया? 1934 में एम.एन. रॉय ने किया था। और रॉय कौन थे? वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता और क्रांतिकारी जनवाद के पैरोकार थे। जून 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने घोषणा की थी कि श्वेत पत्र यानी गोलमेज सम्मेलनों के बाद जारी किया गया श्वेत पत्र का विकल्प यह है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाए। अब जून 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक घोषणा की थी कि श्वेत पत्र का विकल्प यह है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाए। भारत के लिए संविधान किसके द्वारा तैयार किया जाए? संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाए।
1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए प्रथम बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग को अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। अब 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए प्रथम बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग को अपने अधिकृत नीति में शामिल किया। कांग्रेस ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर घोषणा की थी कि किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब 1936 के लखनऊ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कांग्रेस के द्वारा कि किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में नेहरू की इस मांग को वायसराय लिथगो द्वारा मान लिया गया। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग और भारतीयों द्वारा इसके निर्माण को स्वीकारा। उस समय ब्रिटेन में बहुदलीय सरकार थी। 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में नेहरू की इस मांग को वायसराय लिथगो द्वारा मान लिया गया। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग और भारतीयों द्वारा इसके निर्माण को स्वीकारा। संविधान सभा की मांग और भारतीय द्वारा इसके निर्माण को स्वीकारा और उस समय ब्रिटेन में बहुदलीय सरकार थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की उपरोक्त मांग के संबंध में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, जिसने यह प्रस्ताव दिया कि भारतीय संघ का संविधान बनाने हेतु ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों द्वारा चुनी गई संविधान सभा होगी। इसमें यह भी प्रस्ताव था कि देशी रियासतें नए संविधान को स्वीकार करने या न करने के लिए स्वतंत्र होगी। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारत के दोनों प्रमुख दलों, उस समय के भारत के जो दो प्रमुख दल थे कांग्रेस व मुस्लिम लीग, ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक पर लिखा पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए बैंकक्रप्ट बैंक कहा। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की उपरोक्त मांग के संबंध में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, जिसने यह प्रस्ताव दिया। क्रिप्स मिशन ने क्या प्रस्ताव दिया कि भारतीय संघ का संविधान बनाने हेतु ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों द्वारा चुनी गई संविधान सभा होगी। इसमें यह भी प्रस्ताव था कि देशी रियासतें नए संविधान को स्वीकार करने या न करने के लिए स्वतंत्र होगी। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को भारत के दोनों प्रमुख दल, उस समय के कांग्रेस व मुस्लिम लीग, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे क्या कहा, दिवालिया बैंक पर लिखा पोस्ट डेटेड चेक, दिवालिया बैंक पर लिखा पोस्ट डेटेड चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए बैंकक्रप्ट बैंक कहा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन
जिसके अन्य 2 सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एवी एलेक्जेंडर थे। 24 मार्च 1946 को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा 16 मई 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की, जिसमें स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा के गठन की व्यवस्था की गई। इस रिपोर्ट में भारत के 22 संविधान के निर्माण के सिद्धांतों एवं प्रतिक्रियाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया। इसके आधार पर संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और अन्य 2 सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 को भारत भेजा। कब? 24 मार्च 1946 को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों की घोषणा 16 मई 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की गई। 16 मई 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की, जिसमें स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा के गठन की व्यवस्था की गई। इस रिपोर्ट में भारत के 22 संविधान के निर्माण के सिद्धांतों एवं प्रतिक्रियाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया और इसके आधार पर कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। 26 जनवरी 1950 से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। कब? 26 जनवरी 1950 से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब से बना? 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में भारत का संविधान लागू हुआ था और उसी के आधार पर हम 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। संविधान निर्माण पार्ट 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फ्रेंड्स, आप सभी को ये हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।